हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री कर रहे हैं। दोस्तों, ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर कर दिया है। ठीक है, आज हम 5वां चैप्टर करेंगे। दोस्तों, मेरे साथ आप एक साल कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। यूपीएससी दोस्तों आपका ज़रूर निकलेगा, क्योंकि इसमें हम पूरा आप लोग को कंप्लीट करेंगे। हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, डेली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रीलिम्स का। ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमी का भी सीरीज चालू कर दिए और लक्ष्मीकांत जो है आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाल है, मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑलरेडी मैंने इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम को सभी PDF को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 5 करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ इंग्लिश का PDF है, ठीक है, और दूसरी तरफ हिंदी का PDF है। ठीक, तो ऑलरेडी हमने दोस्तों ऋग्वेद के बारे में देख लिए थे, हड़प्पा के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किस तरह से राजा का राज्य का और प्राचीन गणराज्य दोस्तों बने, किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में। ठीक है, इसके पहले चैप्टर हम लोगों ने ऋग्वेदिक जो कल्चर था, आर्यन, ये सब, मेगालिथ कल्चर, ये सब के बारे में पढ़े। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो उस समय का जो आदमी था वो शासक बना। ठीक है, तो आपको पता है कि 3000 साल पहले दोस्तों कुछ लोग जो है बड़े बड़े राजा के रूप में उभरे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, बिग सेक्रीफाइस करते थे। ठीक है, अनुष्ठान करते थे। ठीक है, और अनुष्ठान में एक करते थे अश्वमेध यज्ञ, जिसको बोलते थे अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा, और मेध मतलब उसको मारना, उसका आहुति देना। ठीक है, तो इसमें क्या होता था दोस्तों, जैसे कि मान लो कोई राजा है, ठीक है, कोई राजा है, ठीक, ये कोई राजा है, ठीक है, इसके पास एक घोड़ा है, ठीक है, तो घोड़ा को ये छोड़ देता था कि खुला, ठीक है, और उसके पीछे पीछे सैनिक रहते थे इसके राजा के। ठीक है, जिस राजा, तो ये घोड़ा दौड़ते रहता था और पीछे पीछे सैनिक जाते रहता था। तो ये राजा जहाँ जहाँ दौड़ता था, तो अगर वो दूसरे राजा के एरिया में दौड़ेगा, ठीक है, तो अगर उस राजा ने देख लिया कि यार ये घोड़ा अश्वमेध यज्ञ वाला है, उसके पीछे सैनिक आ रहे हैं, तो अगर उसकी हिम्मत रहेगी तो उसको रोकेगा घोड़ा को। घोड़े को रोकने का मतलब ये था कि वो आदमी जो है, इस राजा को अब चैलेंज किया कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, तुम हमसे युद्ध करो, तभी ये घोड़ा मेरे एरिया में आ पाएगा। और घोड़ा जहाँ जहाँ जिस एरिया में जाता था, वो एरिया अगर राजा, अगर इधर वाला राजा ने रोका नहीं, तो वो माना जाता था कि ये राजा ने ये वाला राजा को स्वामी अपना स्वीकार कर लिया, और ये राजा जो है बड़े वाले इस राजा के अंदर में हो जाता था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था वो राजा, ये वाला राजा इसके अंदर में हो जाता था। और कोई राजा अगर इसको रोकेगा, इसका मतलब होगा अब युद्ध होगा, फिर इस राजा को इसको हराना पड़ता था। अगर हरा दिया तो ये वाला एरिया जो होगा इस एरिया राजा के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसको हम लोग अश्वमेध यज्ञ बोलते थे। तो लास्ट में क्या होता था, वो जो घोड़ा था उसका बलि दिया जाता था, और ठीक है, उसके बाद उस जितने भी राजा ने उसको स्वीकार कर लिया है, बड़े वाले राजा का स्वामित्व को, ठीक है, तो उन सबको बुलाया जाता था, और घोड़े को बलि देने के बाद सभी लोग उसके खाते थे। ठीक है, समझ में आया, इसीलिए उसको अश्वमेध बोलते हैं, हॉर्स सेक्रीफाइस। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना आपका कॉन्सेप्ट अब। ठीक है, साथ ही साथ जो भी राजा उस समय आते थे, जिसको उसने स्वामी स्वीकार कर लिया, अपना मालिक मान लिया, उसके लिए वो गिफ्ट ये सब भी लेके आते थे। ठीक है, उसके बाद जो राजा होता था वो मेन राजा जो है बन जाता था, और सभी राजा उसके नीचे रहते थे। ठीक है, साथ ही साथ राजा का अपना चैरियोटर भी होता था। ठीक है, मतलब सारथी भी होता था। ठीक है, जो उसको मदद करता था युद्ध के क्षेत्र में। ठीक, तो एक तरफ राजा अपना बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसकी दूसरी तरफ उसकी जो पत्नी वत्नी भी होती थी, बच्चे भी होते थे, वो लोग भी जो है यज्ञ करते थे। ठीक है, पुत्र भी और रानी भी छोटे मोटे यज्ञ करते थे, और सारे राजा को बुला के उसके बाद यज्ञ करवाया जाता था। और उसके ऊपर जो यज्ञ जब होता था, तो जो पुरोहित होता था, जो पंडित होता था दोस्तों, उसके ऊपर जो है जो सैक्रेड वाटर, पवित्र जल छिड़काव करता था, और बहुत सारा अनुष्ठान ये सब होता था। और बहुत सारे जो वैश्य थे, बिजनेस क्लास थे, वो राजा के लिए गिफ्ट लेके दोस्तों आते थे। ठीक है, और जो शूद्र होते थे, जिनको पृष्ठ शूद्र बोलते थे, वो ये अनुष्ठान में शामिल नहीं होते थे। ठीक है, तो उसमें क्या दिख रहा है कि जो शूद्र थे उनका सोशल स्टेटस, सामाजिक जो स्तर था वो बहुत निम्न था। ठीक है, और जिसके, ठीक है, कैसे पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, शूद्र लोगों को
ये अनुष्ठान में शामिल होने का परमिशन नहीं था। मतलब शूद्रों की स्थिति जो है उस समय बहुत ख़राब थी, मतलब सामाजिक भेदभाव बहुत चरम पे था। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो जो अब देखिए वर्ण सिस्टम के बारे में आपको पता है, 4 वर्ण सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण क्या करता था दोस्तों, वो वेद का पढ़ने और पढ़ाने का काम करता था, यज्ञ कराता था, इसके बदले में उसे उपहार मिलता था। क्षत्रिय का काम युद्ध करता था और लोगों की रक्षा करता था। वैश्य का काम खेती, एग्रीकल्चर, पशुपालन और ये सब व्यापारी करना था। और शूद्र क्या करता था, तीनों को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को सेवा करता था। क्लियर? तो इसी समय जो था, जो जनपद का समय था जब राजा बना, तो उसी समय जो ये यूज करते थे पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर मतलब चित्रित धूसर पात्र यूज करते थे, जो कटोरिया और थालियाँ के टाइप में होती थी। ये पात्र जो ये बर्तन होता था बहुत ही पतला सतह का, सुंदर और चिकना होता था दोस्तों। ठीक है, और महत्वपूर्ण लोगों को इसमें भोजन दिया जाता था। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर में। क्लियर? तो ये स्पेशल ओकेजन में यूज किया जाता था, आम मौक़ों पे नहीं, स्पेशल ओकेजन में। ठीक है, समझ में आया? और स्पेशल लोगों के लिए। अब देखेंगे जनपद क्या होता था। जनपद मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले बताया, जन मतलब लोग और पद मतलब उसका पैर। मतलब जहाँ जनपद मतलब एक एरिया होता था जहाँ पे लोग और राजा रहता था दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया? तो कुछ इंपॉर्टेंट जनपद के बारे में ये मैप में जो है उल्लेख है। ठीक है, तो जनपद क्या होता था, एक एरिया होता था जहाँ राजा का शासन होता था। और वही जनपद जब बहुत बड़ा हो जाता था, राजा पावरफुल हो जाता था, तो उसको हम लोग महाजनपद दोस्तों बोलते थे। ठीक है, तो आगे जनपद के बारे में देख लो। तो जनपद क्या होता था मैंने बता दिया। जनपद जो है वो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, मतलब लोगों के रहने की जगह। तो कुछ महत्वपूर्ण जनपद हम लोग देख लिए मैप में, अभी और भी देखेंगे। ठीक है, तो जनपद, कुछ जनपद पाए गए, जैसे पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर है मेरठ में, अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है, यूपी में। तो ये सब इंपॉर्टेंट जनपद हैं, महाजनपद नहीं, जनपद। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है, आपसे पूछ सकता है, यूपी में। बाकी तो और उतना काम का नहीं है। ठीक है, तो ये जो, तो यहाँ पे जो होता था, यहाँ पे लोग जो है झोपड़ी में रहते थे, अपने साथ जानवर रखते थे और भी बहुत सारे जानवर रखते थे। साथ ही साथ वो चावल, गेहूँ, जौ है ना, दाल, गन्ना, तिल, सरसों आदि फसल उगाते थे। तो देखिए हम लोग जब ऋग्वेद पढ़े हैं तो हम लोग देखेंगे कि राइस, व्हीट और बार्ली ये सब था, लेकिन वहाँ पे गन्ना उपजाऊ नहीं होता था। वहाँ पे शीशम जो है, तिल नहीं होता था, सरसों ये सब नहीं होता था। तो ये सब जो है जनपद के काल में हुआ। साथ ही साथ पल्सेस जो था वो भी उस समय नहीं था, है ना, ऋग्वेद के समय में। लेकिन जब जनपद का कार्यकाल हुआ तब जो है ये सब उपजाऊ जाने लगे। ठीक है, साथ ही साथ वो मिट्टी का बर्तन भी बनाते थे, है ना, जो ग्रे कलर का होता था। ग्रे मतलब वो पकाते नहीं थे। जो देखो, अगर मिट्टी पकेगी नहीं, उसको पकाएंगे नहीं, तो वो ग्रे कलर का होगा, लेकिन जब पका देंगे तो रेड। तो कुछ मिट्टी की जो, वो कुछ बर्तन जो है वो मिट्टी का बनाते थे, वो पकाते नहीं थे, तो वो ग्रे कलर का होता था। और कुछ जो पका देते वो रेड कलर का होता था। और स्पेशल टाइप का भी हम लोग बर्तन यूज किए हैं जिसको पेंटेड ग्रे वेयर बोलते थे। मतलब ग्रे तो था, पकाए नहीं थे, लेकिन उस पर पेंट कर दिया। जैसे मैंने ऊपर अभी फोटो में आपको दिखाया ना, ये पेंटेड ग्रे वेयर है, देखिए इसमें पेंट है। ठीक है, और भूरा कलर का है, इसको पकाए नहीं है। ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते थे, विशेष अवसर के लिए और विशेष लोगों के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे महाजनपद क्या है। तो जनपद आप समझ गए, जनपद मतलब लोगों के रहने का एरिया जहाँ पे राजा वाजा रहता था। वही जनपद जब बड़ा एरिया का हो जाता था तो उसको महाजनपद बोलते थे। ठीक है, जैसे राष्ट्र बड़ा है तो महाराष्ट्र मतलब क्या, बड़ा सा, राष्ट्र मतलब बड़ा राज्य। ठीक है, तो जनपद जब बड़ा हो जाता था, इंपॉर्टेंट हो जाता था एरिया में या पावरफुल हो जाता था, उसको महाजनपद बोलते थे। और जो भी महाजनपद होता था उसका एक राजधानी होता था। ठीक है, उसको चारों तरफ किलाबंदी होता था, किला से उसको घेर देते, बड़े बड़े दीवार होते थे, लकड़ी का, पत्थर का और स्टोन का, है ना, ब्रिक का। और फोर्ट्स भी बिल्ट होता था, किला भी बनाया जाता था। क्यों किला बनाया जाता था, ताकि जो है राजा को उससे प्रोटेक्शन मिले अपने दुश्मन से। ठीक, आक्रमण से उसको डरता था, तो इसलिए सुरक्षा मिले। साथ ही साथ कुछ राजा जो है इसलिए किला भी बनाता था ताकि जो है दिखे कि हम जो है बहुत पावरफुल और अमीर राजा हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े दीवार होते थे। ठीक है, तो किला बनाने से ये होता था कि किला अगर बना दिया तो जितना भी इस किले के अंदर आदमी है वो राजा के अंदर में रहता था और किला आसानी से राजा उसको कंट्रोल कर देता था, नियंत्रण कर देता था। तो किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी क्या था, बहुत आसान हो जाता था। इसलिए भी लोग राजा जो है किला बनाते थे। ठीक है, अब जब भी किला बना रहा है भी तो बड़े बड़े दीवार जब बना रहा है तो उसके लिए बहुत ईंटा और पत्थर चाहिए और बहुत सारा मजदूर भी चाहिए। तो मजदूरों को भी और स्त्री पुरुष को भी जो है बहुत परिश्रम मतलब करना पड़ता था। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारा संसाधन की भी ज़रूरत पड़ती होगी उस समय। ठीक है, तो इतना समझे। तो अभी आप देखो कि जो ये मैप है जो जनपद और महाजनपद का
है तो आप इम्पोर्टेंट है वो देखिए। देखिए गंधार एक जनपद या महाजनपद है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक। अच्छा, अवंती, अवंती एक जनपद है, महाजनपद, उसकी राजधानी क्या है? उज्जैन। कुरु एक महाजनपद है, राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। पांचाल भी है, कोसल भी है, ठीक है। मगध महाजनपद है, जिसका बिंबिसार, अजातशत्रु ये सब थे, राजगिरी इसका राजधानी है। अंग एक महाजनपद है, भागलपुर का है। एक वज्जी महाजनपद है, वज्जी, ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, ठीक है। कौशाम्बी राजधानी किसकी थी? कौशल की। तो ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो ये महाजनपद का जो लोकेशन है आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ देखिए नदी वदी जो भी है, पेन्नार नदी है, हो सके उत्तर से दक्षिण अरेंज करने पूछ दे तो महानदी के नीचे गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर तुंगभद्रा, फिर पेन्नार और कावेरी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैप दिया रहता है एनसीईआरटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अवंती है दोस्तों वो चंबा नदी पर स्थित है ना, चंबल नदी या चंबा नदी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, जो हस्तिनापुर, देखिए पंचाल है, तो पंचाल देखिए हस्तिनापुर है, तो हस्तिनापुर किस नदी पे है? देखिए गंगा नदी पे है, ठीक है। यमुना नदी जो है ये कुरु वाला स्थित है ना। देखिए ये झेलम है, झेलम नदी, तो यहीं पे आपका तक्षशिला है, ठीक है। तो ये सब वो जो मैप है वो अच्छे से आप देखेंगे। देखिए ये काबुल नदी है, ठीक है। तो काबुल नदी ये किस पे मिल रही है? देखिए ये हमारा इंडस नदी है ना, इंडस सिंधु नदी, तो इस पर क्या मिल रही है? काबुल नदी मिल रही है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है मैप जानना, है ना। देखिए ब्यास नदी है और इधर से रावी नदी है, तो ब्यास नदी किस में मिल रही है? रावी में, ठीक है। फिर रावी जाके किस में मिल रही है? सतलुज में, ठीक। समझ में आया? ये आपका ये कौन सी नदी है? चेनाब। ये कौन सी है? रावी। और ये कौन सी है? ब्यास। और ये कौन सी है? सतलज। ये ब्यास है, ये सतलज है, ये है रावी, ठीक है। और पूरा मिल के सिंधु बनती है, ठीक है, सिंपल। ये आपकी नर्मदा नदी है और ये तापी है, ठीक है। और ये सोन नदी है, सोन मिलती है देखिए गंगा में। ये यमुना है, ये गंगा में मिल गया और गंगा ये बही इधर मिला। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मैप आप जानना। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर ये इधर से गंगा आई, मिल गया दोनों यहाँ पे बांग्लादेश में, ठीक है। तो मैप भले देखिए क्लास 6 का एनसीईआरटी, लेकिन देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिया हुआ है कि नहीं। ये आपको इधर लक्षद्वीप है, या अरेबियन सी, या बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये अंडमान निकोबार है, और ये आपका लक्षद्वीप है ना। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैप दिया हुआ है, कौशाम्बी किले का एक दीवार है, ठीक है। देखिए कितना विशाल दीवार था, पहले राजा लोग बनाते थे, और कितना ईंटा जो है 2500 साल पहले, मतलब जनपद के समय में इसका डेवलपमेंट हुआ। कौशाम्बी हम लोगों ने देख लिया, इलाहाबाद के पास का एरिया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए अगला देखते हैं। तो देखिए आपको मैंने पहले जब पढ़ाया था ऋग्वेद का जो राजा था दोस्तों, वो अस्थाई सेना नहीं रखता था, पता है। लेकिन अब जो है राजा जो कि बड़ा बनने लगा तो वो सेना रखने लगा, सिपाहियों को नियमित वेतन देता था, रेगुलर उसको सैलरी देता था, ठीक है। और उसको मेंटेन करता था सालों भर। ये नहीं कि जब युद्ध हो रहा है तब। ऋग्वेद में क्या था? जब युद्ध होता था तभी जो है सब लोग मिल के लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अब क्या, आपका जो राजा है जनपद का, मतलब लेटर वैदिक का जो टाइम आया ऋग्वेद के बाद का, तो उस समय राजा जो है पूरा रेगुलर आर्मी जो है अपना रखने लगे। साथ ही साथ सिक्का भी चलाने लगा, पंचमार्क कॉइन, याद रखिएगा। आहत सिक्का जो बोलते हैं, पंचमार्क कॉइन किससे रिलेटेड है? तो लेटर वैदिक जनपद काल से रिलेटेड है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पंचमार्क कॉइन जो था जिसमें एक सिक्का होता, उसमें 5 मार्क था, मतलब 5 दाग था, धब्बा था उसको, ठीक है। उसको आहत सिक्का बोलते हैं। आहत सिक्का कब था? जनपद के समय का, क्लियर। पहले के राजा जो था ऋग्वेद का वो टैक्स नहीं लेता था, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब के जो राजा है दोस्तों वो टैक्स लेने लगे। क्यों टैक्स लेने लगे? क्योंकि उसको बड़ी सी सेना रखनी पड़ती थी, बड़े बड़े किला बनाने पड़ते थे, तो सबके लिए संसाधन चाहिए ना। तो संसाधन कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। तो आपके राजा जो है टैक्स लेने लगे, और इसके लिए ऑफिसर भी अपॉइंट होने लगा। तो जो टैक्स लिया जाता था वो फसल पे लिया जाता था, कर लिया जाता था, कारीगरों पे लिया जाता था, एनिमल पे, एनिमल प्रोड्यूस पे, व्यापार पे, हंटर पे, गैदर बीज पे अपना अपना वो जो है उपहार लेके आते थे राजा के लिए, ठीक है। आप पहले देखिए, पहले ऋग्वेद जब समय आया, ठीक है, तो उस समय जो है था लोहा वोहा का उतना उपयोग नहीं था, ठीक है। लेटर वैदिक में आपका लोहा ये सब का प्रयोग दोस्तों होने लगा है कि नहीं। जब लोहा का प्रयोग होने लगा तो आप बड़े बड़े जो है जंगल को आसानी से काट सकते थे, और खेती भी आसानी से कर सकते थे, क्योंकि अब आयरन प्लस एयर, मतलब आयरन का जो लोहा का जो ये हो गया, क्या बोलते हैं, हल। तो लोहे के हल से आसानी से हम लोग जो है फाल से आसानी से खेत जोत सकते थे, और बड़े बड़े जो है खेतों को जोत के अनाज उगा सकते थे, ठीक है। अब लोगों ने जो है खाने के लिए अनाज उगाना तो चालू किया ही था पहले। अब ज़्यादा अनाज होने लगा तो लोग जो है उसको ट्रांसपोर्ट करके बेचने भी लगे थे, ठीक है। अब पहले की तुलना में पौधे जीवित रह जाते थे क्योंकि पैदावार जो है ज़्यादा होता था, ठीक है। इससे प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, ठीक है ना।
अब हम लोग कुछ महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो पहला है मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद कहाँ है दोस्तों? बिहार में, बिहार के आसपास। तो यहाँ पे गंगा और सोन नदी था, तो गंगा और सोन नदी से इसको व्यापार के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता था गंगा और सोन नदी से, साथ ही साथ पानी भी मिल जाता था और खेती उपजाऊ बनाने के लिए भी जो है फर्टाइल लैंड भी मिल जाता, क्योंकि नदी आती थी तो अपने साथ बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी भी लेके आती थी। इसलिए महाजनपद बहुत डेवलपमेंट, उसका विकास विकसित हुआ बाकी अन्य महाजनपद की तुलना में। साथ ही साथ हाथी भी होता था, तो हाथी का आसानी से जो है हम उसको आर्मी में शामिल कर सकते थे, उसका ट्रेनिंग हो सकता था। ठीक है, जंगल को काट के हम लोगों ने घर बनाया बड़ा बड़ा, ठीक है, कार्ट्स बनाया, उसके बाद हल रथ वथ बनाए, गाड़ी बनाए, रथ बनाए, तो उसको लकड़ी मिल जाती, इसलिए महाजनपद ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साथ वहाँ पे आयरन ओर का माइंस था, तो वहाँ से हम लोग औजार भी बना लेते थे और टूल्स भी जो है हथियार औजार ये सब बना लेते थे। ठीक है, तो मगध में जो था 2 पावरफुल रूलर्स था, 2 पावरफुल शासक था, एक था बिंबिसार, ठीक है, और एक अजातशत्रु। देखिए बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है। जो बिंदुसार था वो हर्यंक वंश का था, हर्यंक, लेकिन मतलब सॉरी, जो बिंदुसार था, बिंदुसार वो आपका मौर्य वंश का था। ठीक है, बिंदुसार, लेकिन यहाँ पे जो बिंबिसार है वो आपका मगध डायनेस्टी का था, हर्यंक वंश का था। ठीक है, साथ ही साथ अजातशत्रु भी हुआ था। तो ये बहुत जो है पॉसिबल, बहुत पावरफुल राजा थे दोस्तों, जिन्होंने और भी जो उस समय का जनपद था उस पर कंट्रोल कर लिया। कौन? मगध महाजनपद ने। और साथ ही साथ महापद्मनंद भी आया, ये भी आपका मगध का इम्पोर्टेंट जो है शासक था। इसने क्या किया दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम में, जैसे ये इंडिया मान लीजिए, तो भारत का उत्तर पश्चिम ये हुआ, तो इसने मगध डायनेस्टी को इधर जो है फैलाया, मतलब बिहार से भारत के उत्तर पश्चिम में ले गए, जो राजगीर को भी कंट्रोल करने लगा। साथ ही साथ शुरू में जो है मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी, बाद में इसका राजधानी पाटलिपुत्र मतलब पटना जो है बन गया। ठीक है, आज से 2300 साल पहले, ठीक है, आपने सुना होगा किसका नाम? सिकंदर का नाम। तो सिकंदर जो था, तो वो जो था यूरोप का था। तो यूरोप में एक जगह है मैसिडोनिया, ग्रीक। तो ग्रीक का राजा था अलेक्जेंडर। तो इसको बोला जाता है कि इसका जो सपना था कि हम पूरे विश्व को कंट्रोल मतलब जीत लेंगे, लेकिन ये नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया? कि ये इजिप्ट को जीत लिया, मतलब मिस्र को जीत लिया, ठीक है, और पश्चिमी एशिया को जीत लिया। लेकिन जब भारत में आया तो उस समय ब्यास नदी को सिकंदर के सेना जो है क्रॉस करने से, टपने से मना कर दी। बोली कि यहाँ का जो राजा है इंडिया का वो बहुत पावरफुल है, उसके पास हाथी है, घोड़ा है, बड़े बड़े सैनिक हैं, चैरियोट्स है, रथ है, इसीलिए सिकंदर का जो सेना था वो डर गया और ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला जो महाजनपद देखेंगे वो वज्जी के बारे में। तो मगध जो पावरफुल तो था, लेकिन वज्जी भी था, वो भी कम पावरफुल नहीं था। तो वज्जी जो था, मैंने बता दिया आपको, दिखाया था मैप में, वज्जी जो था वो भी बिहार में है। तो उसकी राजधानी जो थी दोस्तों वैशाली थी। यहाँ पे आप देख लो, देखिए ये वज्जी है ना। तो वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। और वैशाली कहाँ है? बिहार में। तो वज्जी जो महाजनपद था दोस्तों, उसकी राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? वैशाली, बिहार में थी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग तरह का शासन था, सरकार था, जिसको हम लोग गण बोलते थे या संघ। मतलब वज्जी महाजनपद में एक राजा नहीं होता था, मतलब बल्कि बहुत सारा राजा होता था, जिसको हम लोग गण और संघ बोलते थे, जो एक तरह का रिपब्लिक समझ लो, गणतंत्र टाइप का। ठीक है, जहाँ पे एक राजा नहीं था, बहुत सारा राजा था, और राजा जो था अलग अलग रिचुअल्स करते थे और साथ में मिल के करते थे। वो लोग एक असेंबली, एक सभा में जो है मिलते थे और बैठ के बातचीत करते थे, बहस करते थे और ये डिस्कस करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वो मिलकर चर्चा करते थे, एक साथ डिस्कस करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें इसका डिमेरिट क्या था कि सभा में महिला, दास पता है किसको बोलते थे, और कमकार कौन होते हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो महिला थी जो दास थी, और कम्मकार था। कम्मकार कौन होता है? अगर डायरेक्ट आपसे यूपीएससी पूछ ले कि कम्मकार एंशिएंट इंडिया में कौन था, तो कम्मकार जो था दोस्तों वो भूमिहीन मजदूर था। तो भूमिहीन मजदूर मतलब लैंडलेस लेबरर को क्या बोलते थे? कम्मकार। याद रखिएगा, जो दूसरे के खेत में काम करता था, जिसका अपना ज़मीन नहीं था, उसको कम्मकार बोलते थे। क्लियर, सिंपल। दास और महिला तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए, तो वज्जी संघ के बारे में हमें जानकारी एक किताब से मिलती है, और उस किताब का नाम है दिघ निकाय। तो जो दिघ निकाय है, ठीक है, वो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है 2300 साल पहले हुआ था।
ठीक है, मतलब जनपद के समय में, ठीक है ना। और उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है अजातशत्रु और वज्जी के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक बार जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु कहाँ का था, मगध का, तो वो सोचा कि हम वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहता था। कौन, अजातशत्रु। तो उसने अपने उसका एक मंत्री था, नाम था वशस्कार, तो उसने बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, किससे, वशस्कार से पूछा कि क्या वज्जी सभाएँ नियमित रूप से होती है। सभाएँ मतलब वज्जी जो, आपको पता है कि वज्जी जो था एक रिपब्लिक था, संघ था। तो वो बुद्ध पूछा किससे, वशकार से, जो मंत्री था किसका, अजातशत्रु का, जो चाहता था कि वज्जी पे अटैक करना। तो वज्जी जो बुद्ध थे वो उस समय वैशाली में थे, मतलब कहाँ थे, वज्जी में। तो जब अजातशत्रु ने अपने मंत्री को भेजा बुद्ध के पास, तो बुद्ध ने ये पूछा वशकार से कि ये बताओ कि वज्जी जो है उसकी असेंबली सही से होती है, ठीक है। तो उसने ये जो वशकार था उसने बोला हाँ होती है। तो फिर बुद्ध बोले, ठीक है, कि वज्जी जो है अनंत काल तक जो है शासन करता रहेगा, मतलब उन्नति करता रहेगा। कब तक, जब तक वे असेंबली जो सभा है वो नियमित रूप से मिलती रहेगी, जब आपस में मिलजुल के वो काम करते रहेंगे, जब वो पारंपरिक नियमों का जो ट्रेडिशनल रूल्स है उसको पालन करेंगे, जब वे बड़े बुजुर्ग का जो है सम्मान करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, जब वहाँ की महिलाओं को ज़बरदस्ती कैप्चर नहीं किया जाएगा, शहर और गांव में चैत्य बनाए जाएंगे। चैत्य समझते हैं, चैत्य मतलब हो गया जहाँ पे पूजा पाठ होता है, ठीक है, जहाँ पे पूजा पाठ होता था, तो वो बौद्ध स्थल को हम लोग बोलते हैं चैत्य। और एक होता है विहार, ठीक है। तो जो विहार होता है उसमें बुद्ध मॉन्क, बौद्ध के मॉन्क लोग, साधु संत लोग रहते थे, और चैत्य में पूजा पाठ होता था, ठीक है। तो बुद्ध ने बोला जब तक चैत्य को गांव और शहर में रख रखाव करेंगे तब तक वज्जी का कुछ नहीं हो सकता, और जब तक जो सेंट है, मतावलंबी है, उसका सम्मान किया जाएगा, उनका आने जाने पे कोई रोक नहीं होगा, तब तक वज्जी का कुछ नहीं होगा। इससे पता चलता है कि वो जो वज्जी का जो संघ था दोस्तों, वज्जी संघ, ठीक है, समझ में आ गया कि तो ये सारा विशेषता है वज्जी का, ठीक है। तो अब पूछा हमसे क्वेश्चन कि वज्जी संघ किस तरह से अदर महाजनपद से भिन्न था। तो आपको पता है बाकी जो महाजनपद थे वहाँ राजा का था, मोनार्की था, है ना, राजतंत्र। लेकिन यहाँ पे क्या था, गणतंत्र। यहाँ महिलाओं को समान था, राजा लोग जो भी डिसीजन लेता था सभा में मिलता था, फिर युद्ध करना है नहीं करना है ये था। तो आप देखो कि जिस तरह एक राजतंत्र, एक रिपब्लिक और एक मोनार्की में डिफरेंस होता है, वही वज्जी और मगध में था। मगध में आपका मोनार्की था और यहाँ पे आपका क्या था, रिपब्लिक था, गणतंत्र था। क्लियर। तो जो बड़े बड़े पावरफुल राजा होते थे दोस्तों, वो अन्य संघ को जीतना चाहते थे, ठीक है। तो इसके बावजूद होते गया, ऐसे होते गया, तो अभी से 1500 साल पहले तक, ठीक है, कुछ जो है संघ जो है रहा, है ना। जो पावरफुल राजा होते थे वो चाहते थे संघ जो था ना, रिपब्लिक, उसको, गणतंत्र को जीतना। लेकिन अभी से 1500 साल तक उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब गुप्त वंश आया, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, जो गण था और संघ था, ठीक है, जो गण था और संघ था उसको उसने जीत के लिया और गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो आज से 1500 साल पहले तक जो है जन और संघ कंटिन्यू रहा, लेकिन गुप्त के आने के बाद वो ख़त्म हो गया। ठीक, समझ में आ गया आपको। इस तरह चैप्टर 6 अब तक कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको बना के सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, इसमें अभी देखिए, और आप इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो हम लोगों ने जो है कुछ डेट्स है वो आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नया काइंड ऑफ राजा कब बने, 3000 साल पहले। नए टाइप ऑफ राजा मतलब क्या, महाजनपद वाला टाइम। तो 2500 साल पहले महाजनपद अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, सोचा था। तो दिग्ग निकाय में ऐसा लिखा हुआ है। दिग्ग निकाय अभी से 2300 साल पहले उसका रचना किया गया था, और अभी से 1500 साल पहले गुप्त के आने के बाद जो है गण का समाप्ति हो गया था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, राजा के बारे में पढ़ा, अश्वमेध यज्ञ, वर्ण सिस्टम, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधारोपण और गण और संघ के बारे में पढ़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इतना सारा चीज़ जो है पढ़ चुके हैं, है कि नहीं, ये सारा चीज़ पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ट्रू फॉल्स है, आप उसको बनाइएगा, नहीं तो कुछ मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको, है ना। बोल रहा राजा हु लेट द अश्वमेध यज्ञ हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वेर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। बोल रहा अश्वमेध में जो घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। सही बात है, उनको आमंत्रित करते थे, फिर वो राजा उसको भेंट देता था और घोड़ा को सब मिल के खाता था, ठीक है। और जो राजा घोड़े को जाने नहीं देता था अपने एरिया से, उसको युद्ध करना पड़ता था, उसको इन्वाइट नहीं करते थे।
यज्ञ में किसको इनवाइट करते थे? उन राजाओं को करते थे जो घोड़े को अपने एरिया से जाने देता था और बड़े वाले राजाओं को स्वीकार कर लेता था स्वामी के रूप में, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा बोल रहा है द चैरियोटर स्प्रिंकल्ड सैक्रेड वाटर ऑन द किंग, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल छिड़काव करता था। सारथी नहीं करता था, कौन करता था? पुरोहित, पंडित करता था, इसलिए ये गलत है। फिर बोल रहा है कि द चैरियोटर, फिर नेक्स्ट है, तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड प्लेसेस इन द सेटलमेंट ऑफ जनपद, बोल रहा है पुरातत्ववाद को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, तो ठीक है, महल मिला हुआ है ना। फिर बोल रहा है कि पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स पर मेड ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, बोल रहा है कि चित्रित दूषित पात्रों में अनाज रखा जाता था। नहीं, चित्रित दूषित पात्र में नहीं रहते। पेंटेड ग्रेवेयर किसके लिए था? वो था बड़े बड़े लोगों को खाना वाना उसमें परोसते थे, अच्छे लोगों को, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग थे। उस अनाज रखते थे नॉर्मल ग्रेवेयर में, लेकिन जिसमें हम लोग पेंटेड कर देते थे ना, चित्र बनाते थे, उसमें हम लोग नहीं रखते थे अनाज, ठीक है, क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों के लिए था। तो ये गलत होगा, ठीक है। उसका मैनी सिटीज इन जनपद फोर्टिफाइड, सही बात है। महानगर महाजनपदों में बहुत से नगर किलेबंदी थे। और क्यों किलेबंदी था मैंने बता दिया। तो महाजनपद का राजा किस टाइप का था? तो टैक्स लेता था, आर्मी था उसका, वो युद्ध लड़ता था, अश्वमेध यज्ञ करता था, ऐसे करके आपको कुछ कुछ बनाना है, ठीक है। फिर हु वेयर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबली ऑफ द गण, जो समाज के वो कौन समूह थे जो गणों की सभा में हिस्सा नहीं लेते थे? कौन नहीं लेता? महिला नहीं लेती थी, शूद्र नहीं लेता था, ये सारा चीज़ समझ में आ गया। क्यों राजा जो है महाजनपद के राजा जो किलाबंदी नहीं करते थे, ये भी मैंने बता दिया। तो इस तरह से चैप्टर 6 जो है दोस्तों आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट डे चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी क्लास 6 का। हम लोग आज नेक्स्ट डे चैप्टर 6 करेंगे, ठीक है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साल भर मेरे साथ मिल के अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ज़रूर दोस्तों आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।